खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम बुलेटिन बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अब की बार क्या खत्म होगा अच्छे दिनों का इंतजार? यह सवाल इसलिए और भी मौजूद हो गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब यह जुमला एक बार फिर यूपी चुनाव में भी जोर शोर से सुनाया जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी आजकल जहां जाती है लोगों से सवाल पूछती है कि अच्छे दिन आ गए क्या। अब पीएम मोदी ने इस तंज पर निशाना साधते हुए दोनों को जवाब दिया है। यूपी के बदायूं में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यूपी में अच्छे दिन की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की थी क्योंकि यहां 5 साल से तो वो सरकार में है। तो बीजेपी की स्टार प्रचारक उमा भारती कह रही हैं कि अखिलेश के तो अच्छे दिन आ गए, उनका पूरा खानदान आज 5 स्टार जिंदगी जी रहा है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यह दावा कर रहे हैं कि अब 11 मार्च के बाद जनता के अच्छे दिन आ जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल फिर वही खड़ा हो गया है कि आखिर कब खत्म होगा देश के आम आदमी के लिए अच्छे दिनों का इंतजार, और क्या इस बार यह जो कहा जा रहा है कि अब 11 मार्च को अच्छे दिन आ जाएंगे यानी नतीजों के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, तो यह भी एक जुमला तो नहीं साबित होगा। आज यही है हमारी बहस का मुद्दा। अब की बार खत्म होगा क्या अच्छे दिनों का इंतजार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में एक रैली को संबोधित करते हुए यह कहा कि 5 साल से तो अखिलेश यादव सरकार में है, इसलिए यूपी वालों को अखिलेश यादव पहले बताएं कि यूपी में अच्छे दिन नहीं आए तो किस वजह से नहीं आए। अखिलेश जी पूछते थे कि यूपी में अच्छे दिन कब आए। 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अखिलेश जी स्वयं कहते हैं कि यूपी में अच्छे दिन नहीं आए हैं। अखिलेश जी, आपने स्वीकार कर लिया है कि यूपी में अखिलेश सरकार अच्छे दिन नहीं ला पाई है। 11 मार्च को आपका पराभव होते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही यूपी में अच्छे दिन की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम आज शाम थम गई, लेकिन रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी लीडरों की तरफ से सियासी वादों और दावों की गर्मी आने वाले वोटिंग के दिन से बरकरार रह सकती है। इस बीच कई सियासी रहनुमाओं ने रैलियों से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लखीमपुर खीरी में किसानों से कई वादे किए और इस बीच अखिलेश हुकूमत और मायावती को भी आड़े हाथों लिया। मायावती जी ने 23 गांवों में बिजली पहुंचाई थी, ये नौजवान मुख्यमंत्री ने सिर्फ 3 गांवों में बिजली पहुंचाई थी। मायावती के 2 साल में 23 गांव, अखिलेश जी के 2 साल में 3 गांव, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2 साल में 1364 गांव। इधर बीएसपी चीफ मायावती ने लखनऊ से कुछ ही दूर उन्नाव में रैली को खिताब किया। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पर जमकर हमला किया। उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 2.25 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जहां इन दोनों ही सरकारों की गलत नीतियों व गलत कार्यकलापों के कारण अब यहाँ प्रदेश के लगभग 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं। हर सियासी लीडर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि पार्लियामेंट का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और यही वजह है कि हर पार्टी का कदावर लीडर इंतखाबी मुहिम में पूरी ताकत के साथ नजर आ रहा है। अब देखना अहम होगा कि रियासत के लोगों पर किस सियासी पार्टी का असर ज्यादा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अब की बार आम आदमी के लिए क्या खत्म होगा अच्छे दिनों का इंतजार? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
हमारे साथ पंखुड़ी पाठक मौजूद हैं जो कि समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ डॉक्टर सरवत जहान है, कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन। रितु सिंह बीएसपी के लीडर हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। बीजेपी यूपी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर विनीत उपाध्याय साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ मुंबई से इस बहस का हिस्सा हैं, क्योंकि जब अच्छे दिनों का जिक्र होता है तो नोटबंदी का भी जिक्र होता है। नोटबंदी के क्या फायदे क्या नुकसान रहे यह भी समझना जरूरी है। और अतुल चंद्रा जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो लखनऊ से थोड़ी देर में बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बल्कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये सारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अनिला जी, पहला सवाल आपसे। अब ये जो दावा किया जा रहा है अच्छे दिनों का, पहले तो हमने देखा 2014 में जब ये दावे किए गए तो वो सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया, और इस जुमले को आप ही की पार्टी के नेताओं ने बाद में एक तरह से खारिज भी किया। अब यूपी चुनावों में फिर यह जुमला दोहराया जा रहा है कि 11 मार्च को अच्छे दिन आ जाएंगे। कैसे जनता भरोसा करे? बात तो ऐसा है कि 2014 में जब हम ये कहते थे कि जब सत्ताधारी सरकार हमारी होगी केंद्र में तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि अच्छे दिन आ जाएंगे, तो वो मात्र जुमला नहीं था और हमने इसको नकारा भी नहीं है, आज भी उसी पे कायम है और अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है भारतवर्ष में। तो ये तो एक बात आप गलत कह रहे हैं, उसको आप ठीक कर ले तो बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के विषय में जहां तक मैं बात करती हूं, उत्तर प्रदेश जो है मेरे भारतवर्ष का जो है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है। और यहां पर ना तो टैलेंट की कमी है, ना ही ऊर्जा की कमी है, पर कमी एक ही चीज की है, वो है पॉलिटिकल विल पावर की। जब पॉलिटिकल विल पावर नहीं होती है तो आपके पास सारी चीजें हों, उसके बाद भी राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो ये सारे के सारे हालात जो हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, जिसकी वजह से मेरा उत्तर प्रदेश जो है बीमारू नहीं महाबीमारू प्रदेश के रूप में आकर आज हमारे देश में खड़ा हुआ है। यानी अनिला जी, ये माना जाए कि 2014 में जो नारा दिया गया था अच्छे दिनों का, वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के लिए लागू होगा जहां पर बीजेपी की सरकार है। जहां दूसरी पार्टियों की सरकार है वहां अच्छे दिन नहीं आएंगे, ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, आप मुझे जरा सा नहीं, या तो नहीं, मैं समीर जी या तो ये बता दीजिए कि मुझे शायद ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान में जो वर्किंग होती है ये फेडरल है कि नहीं, कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार से वर्किंग होती है केंद्र की और स्टेट्स की, उसमें किस प्रकार से तालमेल होता है, किस प्रकार से 3 लिस्ट है संविधान में जिसके अनुसार जो है स्टेट और केंद्र चलता है, दोनों में एक बात नहीं हो सकती। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, चैनल पे बैठ के बहस करने का मुद्दा एक अच्छा हो सकता है, परंतु प्रदेश कैसे रन किए जाते हैं आप भी जानते हैं, केंद्र कैसे रन होता है वो आप भी जानते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूं, और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे मैंने अनिला जी ये सवाल पूछा कि इस तरह के जुमलों का फिर मतलब नहीं रह जाता ना कोई, कि अगर हम जीत के आए तो अच्छे दिन आएंगे। और आप कह रही हैं कि मैं गलत हूं कि आप ही के नेताओं ने इसे खारिज किया। सुनिए अनिला जी, मैं नितिन गडकरी साहब का बयान आपको पढ़कर बता दूं। उन्होंने कहा कि यह जुमला दरअसल हमारे गले की हड्डी बन गया है। दरअसल हकीकत यह है कि अच्छे दिन कभी नहीं आते, अच्छे दिन सिर्फ मानने से होते हैं, और हमारा देश तो अतृप्त महाआत्माओं का सागर है। ये उनका बयान है, जिसके बाद मैंने ये सवाल पूछा। हमारे कोई भी नेता इस प्रकार की बात नहीं कह सकता है समीर जी। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मैं खारिज करती हूं, आपका बयान नहीं सुना, फिर इसका मतलब उन्होंने बहुत साफगोई से बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कही थी, केवल वहां पे अच्छे दिन आएंगे। अमित शाह जी ने अगर यही बात है तो उत्तर, ठीक है, नहीं सुनिए समीर जी, अगर आप ये बोलते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वही अच्छे दिन आते हैं, तो उत्तर प्रदेश के भी अच्छे दिन आएंगे जब हमारी सरकार यहां पर आ जाएगी। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा। ठीक है पंखुड़ी जी, 11 मार्च को अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी का यह दावा है, क्योंकि बीजेपी का यह दावा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है और तभी अच्छे दिन आ सकते हैं। अभी केंद्र में तो मोदी सरकार है, लेकिन अखिलेश यादव अड़ंगा लगा रहे हैं अच्छे दिनों में। देखिए, एक बात तो साफ है कि 18 मार्च को बीजेपी के तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। 2014 में भाजपा के चुनाव में जो तमाम अलग अलग जुमले दिए गए, जिनमें सबसे बड़ा जो जुमला था वो था अच्छे दिन का। अब अच्छे दिन का एक आम आदमी जो मतलब समझता है वो ये समझता है कि मेरे जीवन में कोई बेहतरी आएगी, सरकार का कोई ऐसा काम होगा जिससे कि मेरे जीवन में कोई ना कोई सुधार आएगा। आज जब 3 साल होने को हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में
और जिसमें कि मैं कहूंगी कि भाजपा शासित राज्य भी हैं, वो आज पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने ऐसा किया, क्या हमारी जीवन में कोई उसका सुधार आया है। और जहां तक अभी अनिला जी कह रही थी कि हम केंद्र में हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, तो हम केंद्र का हम चुनाव में वोट ही क्यों डालते हैं, क्यों हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, क्यों हम इतने मंत्री बनाते हैं जब केंद्र कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो ये कहने वाली बात हुई कि देखिए हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, सारी चीज राज्य सरकार के हाथ में होती है। तो ऐसा मत बोलिए आप। तो अनिला जी मैंने आपकी बात सुनी थी, मुझे बोलने दीजिए। अब दूसरी बात जो इन्होंने कही कि भाजपा शासित राज्यों के अच्छे दिन आ गए। ठीक है अनिला जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया। जी पंखुड़ी, देखिए अगर 3 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मुझसे सवाल मत करिए, अखिलेश से करिए, तो अखिलेश जी तो जवाब दे रहे हैं। हाँ। और जो उन्होंने काम किया है वो उसका जवाब देगा। लेकिन आपने क्या किया? नहीं, एक बात समीर जी, एक सेकंड, अगर आप अपने शासित प्रदेशों में अच्छे दिन लाए हो, हम कैसे मान लें कि आपने 3 साल में जो नहीं किया अब आप वो करेंगे? देखिए बिहार के चुनाव में कहा स्पेशल पैकेज देंगे, इतने करोड़, इतने हजार करोड़, क्या हुआ? उसके बाद उस पैकेज का कभी जिक्र भी नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि भाजपा जो शासित राज्य हैं उनमें अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ। तो आप देखिए आज सबसे ज्यादा किसान अगर कहीं आत्महत्या कर रहा है तो महाराष्ट्र में कर रहा है। एक साल में 42% बड़ा है वो आपकी बात ठीक है पंखुड़ी, लेकिन तो ये सवाल तो इसलिए यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, आदमी के नहीं आए। नहीं पंखुड़ी, यहाँ पर ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव हर रैली में जाकर लोगों से पूछते हैं कि अच्छे दिन आए क्या, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी तो है, क्योंकि 5 साल से तो वही सत्ता में थे, वही सरकार चला रहे थे, वही मुख्यमंत्री थे। और बतौर मुख्यमंत्री अगर वो अपनी जनता से ये सवाल करते हैं कि भाई 5 साल में अच्छे दिन आपके आए क्या, तो अगर वो 2 उंगली किसी और के ऊपर उठा रहे हैं तो 2 उंगलियां उनके तरफ भी तो उठ रही हैं, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं की थी ना। ये बात तो सही है। देखिए जिस भी रैली में वो जाते हैं वो ये भी बताते हैं कि हमने क्या किया है और हम क्या करने वाले हैं। लेकिन ये अच्छे दिन का जुमला हमने नहीं दिया था। हमने तो एक बात कही थी कि हम काम करेंगे और वो काम हमने किया है। हमारा आज भी हमारी क्या टैगलाइन है कि काम बोलता है। जो हमने अपने घोषणा पत्र में बातें करी थी, आप ऐसी बातें करते ही क्यों हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते? आप अगर काला धन नहीं ला सकते थे विदेश से, 15 लाख रुपए लोगों को नहीं दे सकते थे, तो आपने इस तरह की जुमलेबाजी क्यों करी? तो हम ये पूछ रहे हैं कि जो भाजपा ने और जो मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आ गए हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं, क्या वो अच्छे दिन आपने देखे हैं? ये हमारा सवाल है। ठीक है रितु जी, अच्छे दिन आ जाएंगे 11 मार्च को? देखिए भाजपा के तो सच बात है, अच्छे दिन अब कभी लौट के नहीं आएंगे, ना 11 मार्च को आएंगे। तो 11 मार्च को किसके? मायावती के अच्छे दिन आ रहे हैं क्या? बिल्कुल मायावती जी के अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि मायावती जी ने इतना कुछ किया है उस प्रदेश में। अब लोगों ने देख लिया है कि बहन जी की वाकई जरूरत है। और जो भाजपा की बात है, जो इन्होंने वाकई देश में जुमला दिया था कि अच्छे दिन है, वो शायद मोदी जी के जाने के बाद अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि जब मोदी जी जाएंगे तो देश के पूरे लोगों के अच्छे दिन आएंगे। नहीं, लेकिन लॉजिक रितु जी ये दिया जा रहा है कि भाई क्योंकि इस वक्त केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और यूपी में भी सरकार आ जाएगी, तो विकास की रफ्तार जो है उसमें पंख लग जाएंगे। सर आप बताइए ना, जब क्या कहते हैं गुजरात में दलितों की पिटाई की गई, तब क्यों नहीं अच्छे दिन आए? मोदी जी ने तब क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश में जब मुस्लिम महिलाओं की पिटाई हुई, तब मोदी जी ने अच्छे दिन क्यों नहीं दिखाए? और मोदी जी तो हमेशा असहाय नजर आते हैं, आंसू बहा देते हैं। एक प्रधानमंत्री जी को ऐसे मतलब शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह के बयानबाजी करें। और आज भी मोदी जी पहले 100 दिन के बोल रहे थे अच्छे दिन, फिर नोटबंदी के बाद 50 दिन, और आज मोदी जी ने अभी उस दिन क्या कहते हैं, जिस दिन इलेक्शन था 11 फरवरी को, मोदी जी ने अपनी रैली में कहा कि मुझे 1000 दिन दे दो। तो ये मोदी जी कब तक ये दिनों की वो करते रहेंगे कि जिसे कहते हैं कि चाटुकर्ता या कुछ भी लोगों के विषय में। ठीक है समझ गया मैं आपका पॉइंट। सरवत जी, क्या आपको लगता है कि इस बार इस जुमले में कुछ दम है, और जो जनता है यूपी की खास तौर पर, वो इसे क्या सीरियसली लेने वाली है क्या? अनिला जी ने जैसा कि अभी कहा कि अगर स्टेट में और केंद्र में एक ही तरह की सरकार हो तो तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। तो क्या वो बताना पसंद करेंगे कि हरियाणा में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? ये सब तो बीजेपी शासित राज्य हैं। वहाँ क्राइम का ग्राफ देख लें, या किसानों की हालत देख लें, या बेरोजगारी की हालत देख लें, सब वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। देखिए एक संघीय ढांचा होता है जो केंद्र के द्वारा पैसे जाते हैं स्टेट में, और कुछ पैसे स्टेट खुद से अर्जित करता है, जिससे तरक्की का काम होता है। अगर आप ऐसा सौतेला व्यवहार करते हैं किसी भी स्टेट के साथ,
जैसा कि आपने बिहार के साथ भी किया था। बिहार के साथ इन्होंने, अगर आपको याद हो तो इन्होंने बक्सर के एक सभा में बाजाब्ता बोली लगाई थी, बाजाब्ता बोली लगाई थी, कितने दे दूं, इतने लाख दे दूं, इतने करोड़ दे दूं, चलो इतने करोड़ दे दूं। जिस तरह से एक किसी सामान की, किसी चीज की, किसी वस्तु की या किसी ऐसी चीजों की बोली लगाई जाती है जो किसी जमाने में हम लोग देखा करते थे, राजा महाराजा वाली किताब पढ़ते हैं, उस तरह की बोली लगाई थी इन्होंने बिहार में। तो बिहार की आवाम ने उसी बोली का जवाब बहुत जबरदस्त तरीके से दिया था। उसी तरह से यूपी में, एक मिनट समीर, उसी तरह से यूपी में ये आज अच्छे दिन की बातें करते हैं। ये जब आए थे 2014 में काले धन की बात किए थे, बेरोजगारी की बात किए थे, महंगाई की बात किए थे, भ्रष्टाचार की बात किए थे। कहीं कोई भी चीज नजर जमीन पर अभी तक तो नहीं आई। लेकिन मुझे यह बताइए कि जब यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर इतनी बात होती थी, गुंडागर्दी जिस तरह से बढ़ रही थी, उसको लेकर इतनी बातें होती थी और ये मुद्दे आपकी पार्टी ने लगातार उठाए हैं, और अब जब अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री इसका जवाब अपनी जनता के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छे दिन आए क्या, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है क्या? देखिए, इसका जवाब भी हम देंगे। हर जगह थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, कोई भी 100% नहीं दे पाता है। हाँ। अखिलेश जी अगर बेहतर काम किए और बेहतर करने की कोशिश के लिए ही वो लोगों के पास जा रहे हैं। उन्हें एक मौका दिया गया था, वो आगे एक मौका और देना चाहते हैं। ये बीजेपी की तरह बीजेपी सपने बेचती है। बीजेपी जिस तरह से 2010 में आपको याद होगा शाइनिंग इंडिया की बात उन्होंने किया था, इंडिया ने उन्हें जवाब दे दिया था। ठीक है, अतुल चंद्रा जी, हिंदुस्तान ने उन्हें जवाब दे दिया था। अतुल चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ से। अतुल जी, ये सपने बेचने का काम हो रहा है क्या? एक बार फिर से 2014 वाली कहानी दोहराए जाने की कोशिश है क्या? ये सपने ही देखने वाली बात है, क्योंकि आप देखिए मोदी जी ने ये कहा कि हमने उत्तर प्रदेश को दुगनी रकम दी है डेवलपमेंट के लिए पिछले साल से, और उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अखिलेश यादव का कहना यह है कि हमको केंद्र सरकार सहायता नहीं देती है। तो जो ये राजनीति, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की जो एक ये राजनीति है इल्ज़ाम लगाने की सेंटर और स्टेट के बीच में, अगर दोनों एक ही पार्टी की सरकार नहीं है तो उसमें डेवलपमेंट काफ़ी हद तक अफेक्टेड हो जाता है। तो अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है अच्छे दिन तो ख्वाब ही बन करके रहेंगे। मसलन आप ये देखिए कि बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के लिए 8,000 करोड़ का पैकेज यूपीए ने दिया। वो इस्तेमाल कैसे हुआ? वहां पर सूखा पड़ा, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी क्राइसिस बनी रही कि भाई सेंटर जो है वो फंड्स नहीं दे रहा है। जब सोनिया गांधी रायबरेली में रेल प्रोजेक्ट लाने वाली थी, ये हम अलग अलग सरकारों की बात कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट में एक बार मायावती थी, फिर अखिलेश थे। उनको जमीन एक प्रोजेक्ट के लिए, रेलवे का जो प्रोजेक्ट लगना था उसमें जमीन मिलने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन रहती है, दोनों लोग कन्फ्रंटेशन के मूड में रहते हैं, दोनों सेंटर और स्टेट, तब डेवलपमेंट नहीं होता है। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाएंगे हमने आपको पैसे दिए, वो कहेंगे आपसे हमने पैसे मांगे, आपने पैसे नहीं दिए, और जनता जो है वो बस देखती रहती है तमाशा कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, और आपस में ये जुमले जी ठीक है। प्रोफेसर विनीत उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। विनीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बतौर अर्थशास्त्री आपको क्या लगता है, क्योंकि बात तो देश की गई थी, तो पहले हम पहले वाले दावे की पड़ताल कर लें। 2.5 साल के बाद क्या आपको लगता है कि कहीं हम इस स्थिति में आए हैं, हमारे देश की हालत ऐसी है कि कहा जाए कि अच्छे दिनों की उम्मीद भी है? अच्छे दिन आ गए ये तो नहीं कहा जा सकता, ये तो हमको आपको सबको पता है। अच्छे दिन की उम्मीद है क्या, ये कह सकते हैं? कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक हमारे देश के लिए ये बहुत दुखद बात है। पहले से आज़ादी के समय से लेके आज तक जब भी हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं और दो अलग अलग पार्टियां हो, तो वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखी गई है। सरकार जो है वो लोगों के लिए है, ना कि वो किसी पार्टी की होती है। पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई भी सरकार हो, उसके लिए वो देश और प्रदेश
वो एक प्राथमिकता होना चाहिए, ये मेरा मानना है बतौर अर्थशास्त्री। दूसरा एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि काफ़ी हद तक जो है हमने जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने पिछले 2.5 साल में जो काम किया है उसके हिसाब से उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं होगी। अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे ये मैं नहीं बता सकता, पर हाँ कहीं ना कहीं जो हमारा एक आइडिया होगा कि हमारी फिस्कल डेफिसिट जो है वो वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो सजेस्ट किया था उसके उन्होंने 3% सजेस्ट किया था, हम 3.2 के आसपास हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हम लोग अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जो ग्रोथ है, जहाँ पे हम बोले जनधन हो या फिर जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अच्छे इंडिकेशन ज़रूर हैं, पर अच्छे दिन कब, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। कब आएंगे 11 तारीख के बाद शायद डिफिकल्ट है। ठीक है, सरवत जी आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, जल्दी से कर लीजिए। फिर मैं अनिला जी से सवाल नहीं, हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये वो कह रहे हैं अच्छे दिनों की उम्मीद तो है। हाँ नहीं, इन्होंने सही कहा, फिस्कल डिफिसिट की जो बात कही है ये बात सही कहा, लेकिन क्या नोटबंदी के बाद सूरत हाल यही है? अगर नोटबंदी से इसी तरह का अगर हमारा ग्रो आगे बढ़ने वाला था, हमारा ग्रोथ या आगे हम तरक्की करने वाले थे, तो इस इलेक्शन में ये 3, 4, 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, कहीं भी बीजेपी के किसी नेता की जबान से नोटबंदी की बात नहीं आई है। तो हम विनीत जी से ये जानना चाहेंगे कि आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में क्या फिस्कल डिफिसिट या GDP या जो भी इकोनॉमिकल टर्म्स है, क्या ये हमारा बरकरार रहेगा या हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा नीचे जाएगी? ठीक है, तो क्या अच्छे दिन की शुरुआत ऐसे होने वाली है? पंखुड़ी, ये अच्छे दिनों की बात हो रही है, नोटबंदी की बात क्यों नहीं हो रही है आपकी वजह से, बीजेपी की तरफ से? देखिए, नोटबंदी से बहुत नुकसान हुआ है आम जनता को भी और इकोनॉमी को भी। अभी जैसे विनीत जी ने बात करी, उन्होंने फिस्कल डेफिसिट की बात करी, लेकिन GDP ग्रोथ रेट का क्या जो गिरा है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का क्या जो चीज गिरी है, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है उसका क्या? अनएम्प्लॉयमेट 16 साल में सबसे ज्यादा इस साल हुई है। तो ये सब इंडिकेटर्स क्या पॉजिटिव हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो नोटबंदी की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि नोटबंदी से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर एक बहुत बड़ी मार पड़ी है, जिसका असर अगले कई सालों तक दिखेगा। और इसीलिए अच्छे दिन का ये जो वादा किया था, मुझे लगता है कि हम इसमें बहुत पीछे जा रहे हैं आगे जाने की जगह। ठीक है, अनिला जी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नोटबंदी की वजह से भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है पार्टी को, और इसीलिए पार्टी का कोई भी नेता चुनावी रैलियों में नोटबंदी का जिक्र नहीं करता? हालांकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी जहां जाती है वो यही कहती है कि अच्छे दिन का वादा किया था और लाइन में लगा दिया। तो ये मुद्दा कुल मिलाकर भारी पड़ रहा है आपके ऊपर क्या? जी नहीं, देखिए मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगी। और जहां तक ये इकोनॉमिकल स्टैट्स हैं यानी इकोनॉमिकल फिगर्स हैं, अभी हमारे जो इकोनॉमिस्ट फ्रेंड है उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। पंखुड़ी जी और डॉक्टर सरबत जो है वो तो पॉलिटिकल बात यहाँ पे कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी पार्टी बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं कर रहे हैं अनिला जी, अगर बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं कर रहे हैं। जवाब दीजिए ना, जो हमारे अब आप शांत रहिए। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है। आने वाले सारे पॉलिटिशियंस बैठे हैं तो पॉलिटिकल बातें ही करेंगे। आने वाले दिनों में बोलेंगे तब मैं बोलूंगा, ये देखने वाली बात होगी। पॉलिटिशियंस ही बनाते हैं देश। ठीक है, ठीक है, जब ये चुप हो जाएंगी तो मैं बोलूंगी। समीर जी आप इनको मौका दे दीजिए बोलने के लिए। नहीं, बात कर लेने दीजिए इनको, जो नोटबंदी पे बोलना है बोलने दीजिए और फिर मैं बात करती हूँ। बोलिए। नोटबंदी सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे लिए नेशनल, मैं बोल रही हूँ समीर जी, बोल रही हूँ। नोटबंदी जो है वो हमारे लिए कोई पॉलिटिकल या कोई इलेक्टोरल मुद्दा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, अगर देश में भारी पड़ रहा होता या इस देश की जनता जो है वो नोटबंदी जैसे कदम के साथ नहीं होती तो महाराष्ट्र नहीं है। जरा डॉक्टर सरबत आप जरा चुप रहिए और शांत होकर बैठिए। कांग्रेस जो 12.5 लाख करोड़ रुपया जो खा गई है इस देश का घोटाला कर करके, आप जो है सिकुड़ चुके हैं, श्रिंक हो चुके हैं,
उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जो उस घोटाले का एक घोटाले का आंसर करने के लिए एक दिन डिबेट पे आइए अनिला जी, एक यहाँ पर कोई हैसियत नहीं है, कहीं पीछे नहीं रहने वाले। पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, इसको जेल में डाल दिया। डिबेट में हम लोग डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जब डिबेट होती है तो यहाँ पर केवल भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और एसपी की डिबेट होती है। कांग्रेस का तो यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं है डॉक्टर सरबत। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई नहीं पूछता। जगह नहीं है पार्टी के नाम पर है तो जगह बन जाती है अनिला जी। भारतीय जनता पार्टी उस बनाए हुए जगह पर ज्यादा गुरूर मत कीजिए ना। वो देश से भी गायब है, प्रदेशों से भी गायब है, और उत्तर प्रदेश में तो प्रदेश के वासी जो हैं आपको सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी मांगते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इस उलझन में न पड़ते हुए ये बताती हूँ, अगर नोटबंदी हमारी भारी पड़ रही होती तो महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा हम सारे म्युनिसिपल जो जितने भी इलेक्शन हुए जीते हैं, और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश में जो है अभी हाल फिलहाल कोई नेता क्यों नहीं नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हमारी सरकार के साथ है, नोटबंदी जैसे कदम के साथ है। उनके बारे में अनिला जी, आपके देश के अनिला जी देखिए ये सवाल आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई डेटा नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये थी ना कि काला धन वापस आएगा, काला धन कितना आया ये अभी तक बताया नहीं गया है, इसलिए आपसे इतने तल्ख सवाल हो रहे हैं आज। मुझे लगता है अगर सरकार डेटा दे देती तो लोगों की नाराजगी थोड़ी कम हो जाती है। या आप मुझे नोटबंदी के विषय में बात करना चाहते हैं? समीर जी, ये बहुत खूबसूरत चीज आजकल हो रही है। एक तो कोalition हो गई है, तो आप लोग समाजवादी कांग्रेस पार्टी को बैठा देते हैं, बीएसपी का तो कोई ना कोई प्रतिनिधित्व होता है, और आप लोग जो हैं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले जो प्रवक्ता जो होता है 4:1 पे बैठता है और उसको बोलने का मौका नहीं देते हैं। आपने मुझसे नोटबंदी के विषय में पूछा, अनिला जी लगातार आप बोल रही हैं और हम लोग सुन रहे हैं। जनता हमारे साथ है, आप मुझसे काले धन के विषय में बात कर रही है, दिन भर अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी जवाब दे देती हूँ। मैं आपको काले धन के विषय में भी बात कर देती हूँ। नहीं ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं अनिला जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। विनीत उपाध्याय साहब भी कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे, मैं आऊंगा आपके पास विनीत जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। नोटबंदी की कुछ और असलियतें भी सामने आई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की आज की रिपोर्ट है कि जो जाली नोट है वो फिर से बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी फीचर्स थे उस 17 में से 11 सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो जो जालसाज हैं उन्होंने उसका इंतजाम कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ? जल्दबाजी की वजह से तो नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये नोट बैन जो है ये अच्छे दिनों से कितना जुड़ा हुआ है इस पर भी बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो देश के आम आदमियों के लिए अच्छे दिनों का इंतजार आखिर कब तक, ये हमारा आज का सवाल, क्योंकि अच्छे दिन का जुमला एक बार फिर जमकर सुना और सुनाया जा रहा है यूपी के इलेक्शंस में भी, चुनावी रैलियों में भी। प्रोफेसर विनीत उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत जी, पहले पिछले ब्रेक से पहले जो बात रह गई थी नोटबंदी का हम जिक्र कर रहे थे, इस नोटबंदी से रिलेटेड आखिरी सवाल मैं कर लूं। ये जो इंडियन एक्सप्रेस की आज स्टोरी आई कि 2000 के नए नोट जारी होने के 2 महीने बाद ही किस तरह से उसकी जालसाजी शुरू हो गई और जाली नोट जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए हमारे देश में आने लगे हैं। और कहा यह भी गया है कि जो तस्कर हैं वो असली नोट के 17 में से 11 सिक्योरिटी फीचर्स कॉपी करने में सफल हो गए। तो इसे क्या माना जाए आप? क्योंकि यही तो बात की जा रही थी कि नोटबंदी के 3 फायदे होंगे, आतंकवाद पर लगाम लगेगी, काला धन वापस आएगा और जाली नोट जो है, जो नकली नोटों का धंधा है वो चौपट हो जाएगा। क्या होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए कि ये प्रधानमंत्री जी को भी अर्थशास्त्री जो उनको सलाह देते हैं उन्होंने भी बताया होगा कि ये जो चेंज करेंगे उसके बाद तस्कर रुकने वाले तो हैं नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उसको चेंज करके उसको वापस अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को इस बारे में जानकारी दी गई होगी, ये मैं मानता हूँ। जहाँ तक रहा सवाल नोटबंदी का, 11 सिक्योरिटी फीचर्स हैं, कई 6 फीचर्स ऐसे भी जो हैं जो अभी तक चोरी नहीं किए गए हैं। सही मायने में अगर मैं आपसे कहूँ कि आज की डेट में या जब हमारे यहाँ पे पुराने नोट चलते थे तब भी काफ़ी दफ़ा ऐसा होता था कि लोग जो है वो केयरलेस हो जाते हैं, वो अपने नोट जो एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और उसी की वजह से जो है काउंटर फिटिंग नोट्स जो है उसको इकोनॉमी में लाना इजी हो जाता है, और वो फिर
वो बैंक में जाने की जगह पे वो जाते हैं, वो सर्कुलेशन में आगे देने की कोशिश करते हैं, वो दूसरे को पास ऑन करना चाहते हैं ताकि वो उनको इंक्वायरी ना झेलनी पड़े। ये सही बात है, एक आम आदमी ऐसा ही करता है। तो ये जो है बहुत वर्षों से पहले भी जब पुराने नोट थे तब उसके अंदर भी जो भी डिफ़ॉल्ट थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक मौका जो है वो सरकार ने लिया। इससे काला धन बाहर लाने के लिए हेल्पफुल होगा। उसमें भी कई हद तक सरकार जो है वो सफल हुई है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, जो मैंने स्टडी की है उसके ऊपर से। दूसरी एक चीज जो एक पॉइंट मैं आपको ऐड करना यानी चाहूंगा, कुछ सफलताएं मिली हैं, ऐसा नहीं है कि सबको खारिज किया जा सके। आपके हिसाब से ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल अब हम लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आ जाते हैं। अतुल चंद्रा जी, जब बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लोगों से ये पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन आपके आए या नहीं आए, और लोग कह रहे हैं नहीं आए, यानी अच्छे दिनों को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर का जो यूपी का मामला है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद आपको क्या लगता है 5 सालों में इसको लेकर क्या काम हुआ है? क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की पुरानी छवि बदल पाने में कामयाब हुए हैं? लोग उनकी बात पर आज भरोसा करेंगे क्या? दो एक फैसले ऐसे हुए हैं जिससे लगता है कि अखिलेश यादव ने अपनी छवि इस दिशा में सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे लगता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन जो है वो सुधरने वाली नहीं लगती है। मसलन अभी समाजवादी पार्टी के एक एमएलए सुल्तानपुर के हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके खिलाफ एक कंप्लेंट थी गैंग रेप की। जी वो लड़की जो है वो मार दी गई। तो एक उनके विधायक हैं जो एक पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी में देखिए क्रिमिनल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत एक्टिव रहा है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब वो अखिलेश जी से आप बात करिए तो वो कहेंगे कि देखिए आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो हमारे साथ अगर कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बाकी जनता है वो उसके साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसको आप काउंट मत कीजिए। तो ये सिचुएशन तो है थोड़ा सा। पंखुड़ी जी, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि अरुण वर्मा का ये जो मामला है 4 साल पुराना गैंगरेप का मामला था, एक शिकायत ऑलरेडी थी, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की, और तो और इस बार उन्हें टिकट दे दिया गया और उस लड़की की हत्या हो जाती है। दूसरा मामला राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह का है, जो एक पत्रकार को जिंदा जलाने की धमकी देते हुए साफ नजर आते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर तो जाहिर है यूपी में अच्छे दिन नहीं आएंगे ना, अगर ऐसा ही चलता रहा। सबसे पहले मैं ये बात कहूंगी कि भाजपा के लोगों ने बहुत सिस्टमैटिकली उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है। जिस तरह से इस तरह की एक इमेज बनाई गई है कि उत्तर प्रदेश में इतने खराब हालात हैं। आप देख लीजिए, एनसीआरबी की 2015 की रिपोर्ट आ चुकी है, सबसे ज्यादा जहां पर क्राइम है वो भाजपा शासित राज्यों में है। चाहे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, चाहे आप वो ठीक है, उसका जवाब अनिला जी देंगी, उसका जवाब अनिला जी देंगी। चंद्रा जी कह रहे थे, लेकिन आप अपनी पार्टी के लोगों को तो पहले सुधारिए। मैं बता रही हूँ आपको, जो चंद्रा जी ने ये बात कही कि इस तरह के एलिमेंट समाजवादी पार्टी में है, तो आप देखिए एनडीआर की अभी रिपोर्ट आई है फर्स्ट फेज के कैंडिडेट्स की, सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स को, गुनहगारों को किसने टिकट दिए हैं? भाजपा ने दिए हैं। सबसे कम हमने दिए हैं। हर जगह क्रिमिनल्स को टिकट देने में भाजपा सबसे आगे है, और हम लोगों ने क्रिमिनल्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों को बाहर किया है जिनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री का कोई ट्रैक रिकॉर्ड था या जिनके ऊपर इस तरह के आरोप थे। फिर ये अरुण वर्मा और राधेश्याम सिंह जैसे लोग कैसे छूट गए आपसे? अखिलेश यादव को इनके जो गुनाह हैं वो नजर नहीं आए। देखिए, अक्सर मीडिया जब कोई चीज दिखाती है, बहुत सारी चीजें आप लोग बिना उसमें स्टडी करे दिखा देते हैं। अरुण वर्मा की जहां तक बात है, मेरे पास एफिडेविट है जो उस महिला ने कोर्ट को दिया था कि मैंने दबाव में ये लिखा है, और वहां पे कई सारे अफसरों ने उसमें कोर्ट के साइन कर रखा है। तो जब कोई चीज साबित नहीं हो पाई,
किस तरह, देखिए ये एक बहुत बेसिक तो ये तो वही बात हो गई ना पंखुड़ी जी, लेकिन फिर ये तो वही बात हो गई अनिला जी से जब मैं संगीत सोम और सुरेश राणा को लेकर सवाल करता हूं तो वो यही कहती हैं, वो यही कहती हैं कि आरोप साबित थोड़े हुए हैं, दंगों के आरोप ही तो लगे हैं। वो लोग बेल पर बाहर हैं, जमानत उन लोगों को मिली है। जहां तक अरुण वर्मा वाली बात है तो मैं आपको बता चुकी हूं, उसमें आज भी मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि जैसा परिवार चाहेगा उस हिसाब से इंक्वायरी होगी। केस दर्ज हो चुका है और परिवार के हिसाब से जैसे कहेंगे उस तरह से इंक्वायरी होगी। ठीक है अनिला जी, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ किया जा सकता। अनिला जी, आपको भरोसा होता है पंखुड़ी जी जो बात कह रही हैं उस पर भरोसा होता है क्या, या फिर ये वही वाली बात हो गई कि मेरे दाग अच्छे हैं? नहीं, इन्होंने सबसे ज्यादा दागियों को टिकट दिया, उस पर भी तो सवाल होना चाहिए। समीर जी, अनिला जी ऐसा देखिए हाँ जी समीर जी, अखिलेश यादव जी जिन्होंने अपने पिताजी और अपने चाचा जी पे ज्यादती करने से वो पीछे नहीं हटे हैं, तो वो पार्टी जो है उसकी सोच क्या होगी यहाँ पर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुलायम सिंह यार, आप तो शांत रहिए, आपका तो बेचारा जो राहुल गांधी जी का तो केस ही बहुत बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैं कांग्रेस को तो डिस्कस ही नहीं करती हूँ। उसकी फिक्र न करें। सरवत जी वैसे बोल नहीं रही थी पंखुड़ी की बात कही। और शिवपाल यादव जी अनिला जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। गुजरात में जो भाजपा के लोगों ने गैंगरेप किया है, भाजपा के नेताओं ने गैंगरेप किया है और जो सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है जिसमें 30 से 40 लड़कियां फंसी हुई हैं, उसके बारे में अनिला जी थोड़ा बताएं। ये दोनों कोalition वाले इन्हें शांत करा दीजिए, ये एक्चुअली परेशान है। फर्स्ट फेज में जो है बुरा हाल हो गया है भाजपा से। आज ये एसपी कांग्रेस गठबंधन ने आज ये सोच रखा है कि आपको बोलने नहीं देंगे। यहाँ पे आप बोलिए। भाजपा गैंगरेप जी, मैं वही कह रही हूँ ना, फर्स्ट फेज में तो ये बिल्कुल साफ हो चुके हैं ना। जिस आशा से कांग्रेस सपा की गोदी में बैठी थी, अब वो काम हो नहीं पाया। सपा भी अपना सर पकड़ के बैठ गई कि भगवान इसको किसको हमने अपने साथ ले लिया, अमित शाह जी गिड़गिड़ा रहे हैं, जाटू को कह रहे हैं मेरी 5 से 10 सीट आएगी, मेरा साथ दे दो। पर समीर जी, अगर हाल फिलहाल का अरे शांत रहिए अनिला जी देखिए, अनिला जी देखिए, पत्रकारों का काम है सवाल करना। मुझे बोलने दीजिए, आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात की है। काम है सवाल करना। अगर आप लोग इसी तरह से अपने नेताओं के दागी नेताओं का बचाव करते रहेंगे और कहेंगे जब तक आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो जाएगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, फिर तो किसी के अच्छे दिन नहीं आने वाले। मैं तो करनी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। टिकट क्यों दिए ये तो बताएं। समीर जी, सत्ताधारी सरकार जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की है। पंखुड़ी जी जरा शांत रहिए और मेरी बात का उत्तर दे सके तो दे पाइएगा, वैसे आपके पास कोई उत्तर नहीं है। सत्ताधारी सरकार यहाँ पे समाजवादी पार्टी की बैठी हुई है। क्या इस प्रदेश की जनता जो है इलाहाबाद में जो हुआ वो भूल जाएगी, लखनऊ में जो हुआ वो भूल जाएगी, मेरठ में जो हुआ वो भूल जाएगी, और अभी हाल फिलहाल बदायूं में और बिजनौर में जो हुआ है वो भूल जाएगी? ये कुछ नहीं भूलने वाली है। आए दिन जहां ये जो मर्डर्स हो रहे हैं, डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर, सिंगल मर्डर, और यहाँ पे पुलिस संरक्षण दे रही है उसको, इस प्रदेश की जनता है बिल्कुल भी इनको माफ नहीं करेगी। और फर्स्ट फेज के नतीजों से हमें पता चल गया है आकलन करके, ये मीडिया भी जानती है, हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं कि ये कोएलिशन तो सफाचट हो चुका है। और सबसे ज्यादा परेशानी ये है इनको कि इन्होंने सोचा था कि बहन जी जो है बहुत पीछे चली जाएंगी। अब बहन जी जो है कोएलिशन से तो आगे आ गई हैं, तो कोएलिशन को ये भी बड़ी परेशानी हो रही है। कोएलिशन से आगे आ गई है, आपको लगता है ऐसा अनिला जी? अपराधीकरण जो है, अपराधीकरण जो है, रीतू सिंह जी, ये मुझे थोड़ी नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत पुराने हैं, देखिए आपकी और आपके रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन इस बार जनता ठीक है कुछ नहीं कर पाई। अनिला जी ये कह रही हैं कि कोalition जो हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उससे आगे बढ़ती हुई मायावती नजर आ रही है। ये तो मतलब आपके मन की बात कर रही है अनिला जी। अच्छे दिन आने वाले ना, ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बनेगी, हाँ, और यूपी में जब बहन जी आएंगी तभी लोगों के अच्छे दिन आएंगे, तभी लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा, बिल्कुल दुरुस्त होगा। हाँ, तो ये सारे लोग समझ चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाली है। ठीक है सरवत जी। समीर जी, जिस तरह से अनिला जी ने अभी कांग्रेस पे वार किया, जिस तरह से इन्होंने राहुल जी पे वार किया,
इससे साफ इनका बौखलाहट दिख रहा है। रहा सवाल ये यूपी के सारे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में डिटेल बता रही थी। आपको अगर याद होगा तो बिहार का जब इलेक्शन हमारा हो रहा था वहां पर भी हम अलायंस में चल रहे थे, महागठबंधन हमारा हुआ था। पूरे टाइम ये लोग जंगल राज 2 जंगल राज 2 जंगल राज 2 कहते रह गए। बिहार की जनता ने इन्हें जवाब दिया था। उसी तरह से आज ये पूरा लेखा जोखा लेकर के बैठी हुई है, लेकिन यूपी की जनता इनको जवाब देगी। और अब जिस तरह से ये कह रही है, आज कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे कि मायावती जी ने ये नहीं किया, मायावती जी ने ऐसे किया और अखिलेश जी ने ऐसे किया। तो और आज अनिला जी कह रही है कि बहन जी बहुत आगे निकल गई है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ खास किस्म की कचरी लग रही है? कोई जवाब नहीं है ना, बसपा के नहीं, अनिला जी ने कहा, कांग्रेस की आदत नहीं है, अनिला जी ने कहा है, ये अनिला जी ने कहा है। बीजेपी का ये कथन है, कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस पे पूरा भरोसा है। जिस तरह से हमने बिहार में किया था वही यूपी की जनता यहाँ पे करके दिखाने वाली है। ठीक है सरवत जी, लेकिन ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मामले हैं, 2 केसेस का मैंने यहां पर जिक्र किया, अरुण वर्मा का और राधेश्याम सिंह का। तो इन इश्यूज को अब क्या कांग्रेस पार्टी उठाएगी? अब गठबंधन का आप हिस्सा हैं तो राहुल गांधी का भी चेहरा तो जुड़ गया है ना अखिलेश यादव के साथ। इमेज डाउन होगी तो दोनों की होगी। देखिए, अगर आपको याद होगा तो बिहार में हम कमिटेड थे लॉ एंड ऑर्डर को बेहतरीन करने के। हालांकि नीतीश कुमार जी अच्छा कर रहे थे, उसको और बेहतरीन करने के हम कमिटेड थे। वही कमिटेड यूपी की जनता के लिए है। अखिलेश जी बेहतर कर रहे हैं, उसको और धार देने के लिए, उसको और मजबूती देने के लिए हम साथ आए हैं। और हमें लगता है कि यूपी की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है इस अलायंस को। और इसीलिए अनिला जी इतनी बुखलाई हुई है कि आज हमको पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, हमारे समीर जी, पूरे घोटाले अतुल चंद्रा जी, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र हो रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी तो लोगों के अच्छे दिन आएंगे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी दल जो हैं वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब बिल्कुल मायावती की सरकार थी तो ठीक है, वो जो क्रिमिनल्स थे उनके अगेंस्ट एक्शन ले लेती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जो मंत्री थे या विधायक थे वो अपराध करने में कहीं पीछे हटते थे। मुलायम सिंह जी जब पहले थे तो अमिताभ बच्चन को वो लेकर के आए थे ये कहने के लिए कि यूपी में है दम, जुर्म यहाँ है कम। उसके बाद भी यहाँ इतनी ज़्यादा खराब हालत थी कि आप समझ नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी उसी तरह से आपराधिक छवि वाले बहुत कैंडिडेट्स हैं और एमएलएज भी हैं जी। सारे दल एक क्राइटेरिया लेकर के अपराधियों को टिकट देते हैं कि वो चुनाव जीतेंगे तो इनके विधायकोों की संख्या बढ़ेगी। बाकी बिल्कुल। समाज में क्या होगा उसका असर कोई उसकी परवाह नहीं करता है। हाँ ठीक है अतुल चंद्रा जी। प्रोफेसर विनीत उपाध्याय, एक 10 सेकंड में लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा, ऐसे में स्टेट का भला कैसे होगा अगर इसी तरह की पॉलिटिक्स चलती रहेगी? केंद्र में मेरी सरकार, यूपी में तुम्हारी सरकार, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये होने नहीं दूंगा। अगर इस तरह की पॉलिटिक्स चलती रही तो फिर तो स्टेट वालों के अच्छे दिन नहीं आने वाले। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि पहले भी मैंने यही कहा कि जब तक हम ये जो पहले दिन से चलता आया है हम इससे ऊपर उठकर देश के बारे में नहीं सोचेंगे, और ये राजनीतिज्ञ जो हैं सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि बहुत टाइम हम गवा चुके हैं। अब हमारे पास एक फेज आ रहा है जहाँ पे भारत का युवा वर्ग, जो 65% हमारी पॉपुलेशन होगी वो युवा वर्ग होगा, उसे रोजगार चाहिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए। हमें इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। किसने कितने दागियों को टिकट दिए, क्या किया, उससे ऊपर उठकर जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक ये डिफिकल्ट है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए और ये होते भी रहेंगे, क्योंकि इलेक्शंस में ये हमें हर साल नजर आता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तब नजर आता है। लेकिन संबंध इतने मधुर रखने चाहिए कि आगे कोई दिक्कत ना हो एक दूसरे का सामना करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अच्छे दिन
किस पार्टी के लिए आएंगे? 11 मार्च तक हमें इंतजार करना होगा इस सवाल का जवाब जानने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।